वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज का ये एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम सभी ने सुन रखा है कि कवि की कलम में कितनी ज्यादा पावर होती है। और आज हमारे साथ है काव्य मंजुषा की ऑथर। रजनी कटारे मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपकी दो बुक हमारे साथ में पब्लिश हुई है, आपको कैसा लग रहा है? बुक पब्लिश होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब अहम है, जो कि एसजीएसएच ग्रुप और किताब पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी पहली बुक भी जब प्रकाशित हुई, जिंदगी की धूप छांव, बहुत इतनी खुशी हुई थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। और अभी फिर मेरी दूसरी बुक प्रकाशित हुई, जिसका नाम है काव्य मंजूषा। जी समझ सकते हैं, खुशी का पारावार नहीं है। बिल्कुल। जी मैम, मैम अपने बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। मैं भोपाल से हूँ। और मतलब बोलना चाहिए कि यदि कैसी भी परिस्थितियां अपने ऊपर आए, तो उनसे आगे निकलना चाहिए। कहते हैं कि साहित्यकार की जो कलम है वो कभी रुकती नहीं है। तो बिल्कुल। यही मेरे साथ हुआ कि कुछ विषम परिस्थितियां आई, जिसके कारण मैं साहित्य में आई। और मैंने जब लिखना शुरू करा, तो आज भी निर्बाध गति से मेरी कलम चल रही है। और आप बताइए। जी, तो मैम आपकी जो ये लिखने की जो एक कह सकते हैं एक जर्नी है, वो शुरू कैसे हुई? आपका ये लिखने का सफर कैसे शुरू हुआ? कब आपने, किस उम्र में आपने पहली बार लिखा था? तो मैंने बताया ना कि जो विषम परिस्थितियां मेरे साथ जी। आई, ये 2020 में। अच्छा। उस समय मैं बहुत परेशान थी। फिर मेरी भाभी हैं, जो बहुत 35-40 साल से वो लिख रही हैं, जी। वरिष्ठ साहित्यकार हैं। हम्म। तो उन्होंने मुझे साहित्य का की राह दिखाई, और उनके माध्यम से मैं साहित्य से जुड़ी। और ये 2 जुलाई को मैंने अपना ये सफर आरंभ करा था, और आज तक ये सफर में अनवरत। और अमेजिंग। तो मेरी पुस्तक निकली, हम्म। जिंदगी की धूप छांव। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे प्रकाशित करवाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक भोपाल के, मतलब अब तो खैर नहीं है वो, अभी कुछ ही समय हुआ है उन्हें, स्वर्गीय श्री भरत सिंह रावत जी, उनसे मुझे बहुत सहयोग मिला उस पुस्तक के प्रकाशित करवाने में। कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, वो सब उन्होंने मुझे जानकारी दी, और मेरी पहली बुक प्रकाशित हो पाई। अमेजिंग मैम। um, जैसे आपने कविताएं लिखी है बहुत सारी, और अगर हम बात करते हैं किसी भी लेखक के लिए, एक कविता लिखना एक अलग ही मतलब एक कला होती है, जो सब किसी में इतने अच्छे से नहीं होती। तो आप हमारे जो भी नए राइटर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी कविताएं लिखने की कला को इम्प्रूव कर सकते हैं? ये अंदर से जो अपने भाव उमड़ते हैं, हाँ जी। तो मुझे तो ऐसा, मतलब फेसबुक पे एक मैंने वृक्ष देखा था, आम का कटा हुआ, जिसमें से मतलब आम के फल भी निकले आए थे। उसको देख के मुझे कुछ अपने अंदर भाव जो आए, वो मैंने अपने एक कॉपी में लिख दिए। वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। उसको मैंने नाम दिया था जिंदगी। जी। के, के अंदर से अपने जो भाव निकलते हैं, उसके बाद जो मंचों से जुड़ाव हुआ, और अपने आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं,
जी। उनको देखकर अपने आप मन में भाव जागृत हो जाते हैं और वो लिख जाते हैं, अपने आप बोलना चाहिए। और बिल्कुल। फिर हम सीखते रहते हैं। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है। हाँ जी, हाँ कुछ जी। मतलब ऐसे ये छंद वगैरह जो हैं वो तो सीखना ही पड़ते हैं। बिल्कुल। ये जी मैम। तो मैम, जो आपकी किताब है, इसमें हमारी ऑडियंस को क्या कुछ जानने को मिलेगा? हाँ जी, इसमें मैंने देश और परिवार और समाज को आधार बनाकर कविताएं लिखी हैं, जो कि अ, समाज को कुछ संदेश दे पाए और संस्कृति हमारी, संस्कार जो है वो मैं जागृत कर सकूं। ऐसी कविताओं में मतलब मैंने अपने भावों को पिरोया है, जो समाज को एक दिशा दे सके। जी। और मेरी मतलब बोलना चाहिए ये पुस्तक में जो है हाँ जी। साहित्यकारा है और समाज से जुड़ी हुई हैं बिल्कुल। रश्मि पाठक। हम्म। उन्होंने भी इस बुक में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करी हैं और अ, उन्होंने ये कहा है कि मेरी जो रचनाएं हैं वो समाज से जुड़ी हुई हैं, समाज को जागृत करने के लिए हैं। बिल्कुल। इसी तरह ये रानी दुर्गा विश्वविद्यालय जो है उसकी हिंदी और भाषा की जो विभागाध्यक्ष अच्छा। डॉक्टर सुषमा दो, हम्म। उनके द्वारा इसमें मतलब मेरे लिए शुभकामनाएं लिखी हुई हैं। उन्होंने काफी कविताएं मेरी पढ़ी हैं और वो मतलब साहित्यकार तो है ही हाँ। और समाज से जुड़ी हुई हैं। हम्म। जी। इसके अलावा रीमा महंत ठाकुर, उन्होंने भी इसमें अपनी शुभकामनाएं दी हुई हैं। मतलब ये कि बहुत लोगों ने मेरी कविताएं पढ़ी और उनको सराहा है। अमेजिंग मैम। मैम, जैसे आपकी किताब में जो कविताएं हैं, कुछ कविताएं आपकी योग और आध्यात्म पे भी है। तो योग और आध्यात्म का क्या मतलब होता है और किस तरह से हम उससे जुड़ सकते हैं? देखिए, योग और अध्यात्म ऐसी मतलब एक भावना बोल लीजिए या उसको आप यदि लेके चलें तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और एक बढ़ती उम्र में तो बहुत ही जरूरी है कि आप कुछ योग करें जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें और ईश्वर से जुड़े रहें। हाँ जी। ईश्वर को जो ये काया मतलब दी है, कंचन काया दी है, हम्म। उसका हम सदुपयोग कर सके। उनका ईश्वर की प्रेरणा से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। जी बिल्कुल। जी मैम। तो जैसे आप कह रही हैं ईश्वर के बारे में, तो आपके लिए ईश्वर का क्या मतलब है? देखिए, ईश्वर वही आध्यात्मिक बोल सकते हैं। ईश्वर तो है, कोई ना कोई शक्ति है, जी। तो उसको मानना पड़ेगा। हम्म। नास्तिक भी है और आस्तिक भी है दुनिया में, लेकिन हाँ सभी लोग यही मानते हैं कि कोई तो शक्ति है जो हमें प्रेरित करती है, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ हमारे कर्म जुड़े रहते हैं। जी। तो प्रधान है ही बोलना चाहिए। और ओके। फिर आप हाँ जी। आस्था भी है, फिर अपनी अपनी आस्था है बिल्कुल कि बिल्कुल। आप ईश्वर को मान रहे हैं। चाहे आप मूर्ति रूप में माने या हम्म। भाव रूप में माने, जी। शक्ति के रूप में माने, किसी भी रूप में ईश्वर को तो मान रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो मैम, जैसे हम आपकी किताब में हमने कुछ संस्कृति से रिलेटेड भी कविताएं देखी, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। तो अगर हम आज की जनरेशन को देखते हैं, आज के बच्चों को देखते हैं, तो उनका एक जो रुझान है वो ज्यादा
वेस्टर्न कल्चर की तरफ है। जो जो वेस्टर्न कल्चर है उसको लेकर के मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही रहना चाहते हैं सब। यही आजकल की हम देख रहे हैं, आजकल की जो हमारी जनरेशन है। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि कैसे अपने भारतीय संस्कृति से और जुड़े रहें, या कैसे अपनी रूट्स को समझें? देखिए, कविताओं के माध्यम से तो मतलब सभी लोग कहते हैं हाँ जी। संस्कृति से जोड़ने को, बच्चों को संस्कार से जोड़ने को। बिल्कुल। लेकिन बच्चों की एक प्रवृत्ति होती है कि जो आप कह रहे हैं हम्म। वो बच्चे सुन तो, लेकिन आपको जैसा देख रहे हैं, घर परिवार में जैसा देख रहे हैं आपको, बच्चे वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो हम्म। पहले हमारे परिवार से हम शुरुआत करें। हम्म। और आजकल एकल परिवार ज्यादा हो रहे हैं, तो हम्म। परिवार जो पहले थे, यदि आज भी संयुक्त परिवार जो है, उनमें आप बच्चे देखिए, उनमें जो है बराबर आपको संस्कार मिलेंगे और अपनी संस्कृति के तरफ वो मुड़ेंगे। मैंने भी देखा है ऐसे बच्चों को हम्म। कि उनको उनके संस्कार देख के इतना अच्छा लगता है कि हाँ, ये बच्चों में संस्कार हैं। इसके लिए पहले हमें अपने घर से, अपने परिवार से शुरुआत करना पड़ेगी, बिल्कुल। में वो भावनाएं जागृत हो पाएंगी। बिल्कुल मैम। मैम जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आप एक स्त्री हैं, और अगर हम एक स्त्री जीवन में देखें तो हमें मोस्टली ये होता है कि आपको घर भी संभालना है, आपको अपना पूरी गृहस्थी भी संभालनी है, उसके साथ में अगर आपके कुछ सपने हैं तो वो मोस्टली क्या होते हैं, दब जाते हैं। मतलब जो हमारा पुराना अगर हम देखें तो हमेशा से यही चलता आ रहा है कि कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे कि आपने किस तरह से अपने सपनों को, अपने पैशन को मतलब जिंदा रखा, और कैसे उसको अचीव किया जो कुछ भी आज आज आप है? क्या है, स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ ये तो होता ही है। जहाँ वो गृहस्थ जीवन में आ जाती हैं, तो जी। उनके ऊपर काफी जवाबदारियां आ जाती हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, हम्म। और जिसके चलते वो अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर पाती। पर अभी काफी बदलाव आया है हमारे समाज में बिल्कुल। कि मतलब साथ दिया जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे बहू हो, उनका साथ दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा जाता है। और मेरा यदि आप कहें तो मैं हमारा संयुक्त परिवार है, दो बहुएं हैं मेरी, जी। और बेटे, दो बहुएं, और तीन मेरी पोतियां हैं। और बराबर संस्कार देखने को मिलते हैं। जी। और बहुएं जिम्मेदारियां संभालती हैं, बाहर भी काम करती हैं। मेरा साहित्य में ज्यादा समय जाता है, और बच्चों को भी संभालती हूँ, थोड़ा बहुत सहयोग भी देती हूँ। हम्म। जी। और मैम जैसे, ऐसे हाँ जी। देखा है हाँ। जो सर्विस कर, फिर मेरे घर में तो है ही, पर और भी जो महिलाओं को देखा है मैंने, हम्म। सर्विस कर रही हैं, हाँ। और उन घर में कुछ संभालने वाला भी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद वो सवेरे अपना काम निपटाएंगी, सब करेंगी, उसके बाद सर्विस पे जाएंगी, शाम बिल्कुल। को आके फिर जाएंगी। और उसके बाद जो उनका आराम करने का रात में समय रहता है, उस समय पे वो कुछ साहित्य से जुड़ती हैं, तो लिखेंगी या पढ़ेंगी। मतलब ऐसी जो महिलाएं हैं, जी। जी। उनको तो मैं सलाम करती हूँ, नमन। जी। लेकिन मैम एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, एक प्रश्न आता है कि जैसे हम बोलते हैं किसी भी स्त्री को कि हाँ अब वो बाहर का भी काम कर रही है, वो घर का भी काम कर रही है, वो सबका संभालना भी सब कुछ। लेकिन वहीं अगर हम पुरुषों से जो हमारी उम्मीद होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि हाँ वो बाहर का ही कर रहे हैं। तो ये जो एक तरीके की एक जो मानसिकता है, जो आज चाहे हम कितना भी बोल ले कि हाँ समानता है, लेकिन तब भी ये मानसिकता है हमारे समाज में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से जो भी घर वाले हैं वो अपने बेटों को भी इस तरीके से सिखाएं कि हाँ, क्योंकि अब आज का जो जनरेशन है, जो टाइम है, उसमें जितना काम अगर पुरुष कर रहे हैं उतना ही काम स्त्रियां भी कर रही हैं, इवन उससे ज्यादा ही कर रही हैं।
तो ऐसे हम कैसे अपने पुरुषों को भी सिखाएं कि हाँ, तुम भी अगर मान लो कि थकी हारी आ रही है लड़की, तो आप खाना बना सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो। तो वो सब चीजें कैसे हो सकती है, या उसमें क्या भूमिका रहेगी एक माँ की, वो बताइए आप। हेलो। पहले क्या होता था कि हाँ जी। लड़कों को प्रोत्साहन दिया जाता था, लड़कियों को नहीं दिया जाता था, है ना। उससे घर के काम नहीं करवाए जाते थे बिल्कुल। और लड़कियां ही घर के काम करती थी। हाँ पर जी। आज क्या है कि एक या दो हैं। माताएं भी ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे कुछ सीखें, उन्हें बाहर जाना पड़ेगा तो कुछ काम कर सकें वो। बिल्कुल। और जैसे घर चले जाते हैं तो फोन पे अपनी माँ से अटैच होकर के पूछते हैं कैसा क्या करना है, क्या ये बना रहा हूँ मैं, वो बना रहा हूँ या हम्म। बना रही हूँ। हाँ जी। अभी तो ये हो गया है कि पेरेंट्स भी सर्विस में है तो बच्चे भी सहयोग करते हैं और पति भी सहयोग करते हैं बिल्कुल। कि पत्नी थकी हारी आई है, हम्म। वो भी थके हारे आए हैं। के हाँ। बाद थोड़ा बहुत सहयोग जरूर करते हैं। सब्जी वगैरह काट दी, उतना ही बहुत सहयोग हो गया। या बिल्कुल। चाय बिल्कुल। बना दी तो वही से। हाँ। मतलब आज की स्थिति में बोलना चाहिए कि थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है। जी। बिल्कुल। जी। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं, आपकी किताब में हमने एक कविता देखी जिसका शीर्षक विवेकानंद से रिलेटेड था। तो विवेकानंद जी के बारे में कुछ बताइए, और कैसे उन्होंने आपको इंस्पायर किया। वो व्यक्तित्व तो अपने आप में ही एक आदर्श व्यक्तित्व है। जी। और उनसे प्रेरणा लेके कई युवक जो हैं वो अपनी राह पे सही चले हैं। उनसे प्रेरणा ली है युवकों ने, मतलब युवकों की तो वो बहुत ही आदर्श हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरे देवर तो नहीं है अब, लेकिन वो उनके विचारों से बहुत ही प्रभावित थे और उन्होंने उनके उस पर चलने की भी कोशिश करी काफी। जी। तो ऐसे आदर्श पुरुष विवेकानंद जी जो थे उनको मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने युवाओं को एक हाँ जी। राह दी। जी। जैसे आज के हमारे युवा हैं, वो उन्हें कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा स्वामी विवेकानंद जी से सीखनी चाहिए। उनके आदर्श जी। बिल्कुल। उन पर यदि चल पाए हमारे युवा तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। मैम, आपकी नजर में जो आज के हमारे युवा हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सीख या एक एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहेंगी। उनको यही एडवाइस है, संदेश है एक, कि हमारे संस्कारों और हमारी संस्कृति को वो ना छोड़ें और पाश्चात्य सभ्यता को जी। अपनाएं। थोड़ी बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन एकदम से पाश्चात्य सभ्यता को ना अपनाएं। आज देखिए पाश्चात्य विदेशों में भी जो है हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। हम्म। संस्कृति को देखें कैसी है क्या है, तो उस हिसाब से अपने को ढालने की कोशिश करें। विदेशियों के जो संस्कार वगैरह हैं उनको देखकर गलत राह ना जाएं, बिल्कुल। अपने संस्कारों को हम्म। बचाए रखें। जी मैम। मैम, जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं कि जो गलत चीजें होती हैं उनमें बच्चे बहुत जल्दी फंस जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ड्रग्स हो गए, या फिर बहुत सारी और चीजें भी हैं जो जो नेगेटिव हैं, जो नकारात्मक है, लेकिन बच्चे उनकी तरफ बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बच्चे खुद को नियंत्रित रख सकते हैं, कैसे ऐसे दोस्तों का चुनाव करें जो उनके लिए अच्छे हो? उसके लिए देखिए शुरू से ही क्या है, बच्चों की एक उम्र होती है हाँ जी। 12 साल।
जो कि बच्चों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, हम्म। कि बच्चों पर नजर रखिए। और मोबाइल में जो है आजकल बच्चों को देना भी पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको जो मतलब हम्म। न्यूज वगैरह जो आती है वो मोबाइल पर आती है, तो हाँ। बच्चों को मोबाइल देना जरूरी हो गया है। वैसे तो हम कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन अब आज की जरूरत है वो, उसके बावजूद माता पिता का भी कुछ फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें। बिल्कुल मैम। थोड़ी थोड़ी देर में उन पर निगाह रखें कि बच्चे सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन दोस्तों से मिल रहे हैं। तो इसका उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चों को भी क्या है, शुरू से ही सही गलत मालूम होना चाहिए। जी। पहले के माँ बाप क्या ज्यादा बात नहीं करते थे बच्चों से, पर आज तो बच्चों को दोस्त समझ के माँ बाप बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही गलत की शिक्षा भी देना बहुत जरूरी है। हाँ जी। मैम जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे पहले के जमाने में होता था कि बच्चे बहुत खुल के सब कुछ शेयर नहीं कर पाते थे पेरेंट्स से। तो जनरेशन गैप क्या आपने भी कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है अपने बच्चों से लेके या फिर अपने पेरेंट्स? बिल्कुल। हम लोग तो मतलब बोलना चाहिए माँ बाप के सामने मुंह नहीं खोल सकते थे। और मतलब अपने पेरेंट्स, पिताजी के सामने तो आने से भी डरते थे। माँ की आंख से तो डर लगता था, यदि माँ ने आंख दिखा दी तो डर लगता था। और खुल के बात भी नहीं कर पाते थे। पर आज जो बच्चों के साथ माँ बाप पेश आते हैं, बोलना चाहिए, हाँ वो जी। बड़े प्यार से को समझाते हैं, उनके साथ चलते हैं। और पहले तो लेडीज घर से भी नहीं निकल पाती थी। बिल्कुल। आजकल तो लेडीज निकल रही है, स्कूल भी जाती है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, हम्म। तो उसमें भी मतलब सारी बातें पता चलती हैं। ये जनरेशन गैप तो है, और आगे भी होता जाएगा। बाकी बच्चों का ये है कि अरे आपके जमाने में ऐसा होता होगा, हम्म। अब ऐसा हाँ। नहीं। फिर भी बच्चों को अच्छी दिशा दी जा सकती है, उनको समझाया जा सकता है कि बच्चे अच्छी राह पकड़े, अच्छी दिशा में जाएं। और वो यही कारण है कि माँ बाप और बच्चे खुलकर बात कर पाते हैं आजकल। जी मैम। तो मैम जैसे हम आपकी लाइफ में या आपके पूरे जीवन काल में आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या रही हैं? कौन सी तीन ऐसे मोमेंट्स, कौन सी तीन ऐसे आपके लाइफ के लम्हे रहे हैं जिनको आप सबसे ज्यादा, जिनसे आपने सबसे ज्यादा सीखा है कुछ? देखिए, कुछ ना कुछ सभी के लाइफ में ऐसा कुछ होता है। और मेरी मतलब बोलना चाहिए माँ का संघर्ष मैंने देखा है। हम लोग मध्यम श्रेणी परिवार से रहे, और कहना चाहिए बेटी में अप्रत्यक्ष रूप से माँ के संस्कारों की छाप पड़ती है। भले ही वो उस समय काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, लेकिन एक शादी होने के बाद उसमें बहुत परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल। जैसा उसने अपनी माँ को देखा है कि वो अपने ससुराल में करने की कोशिश करती है, वही मेरे साथ भी हुआ। और परिस्थितियां भी ऐसी रही कि भरा पूरा परिवार मुझे मिला, और मैं सबको सांस लेके चली, और आज भी मैं चल रही हूँ। अमेजिंग मैम, दैट्स रियली अमेजिंग। मैम जैसे हम देखते हैं ना कि आजकल जो हमारी जनरेशन है उसमें मोस्टली हम एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, मतलब खाली जैसे जॉइंट फैमिली में आप रहते हो। लेकिन आजकल का जो जनरेशन है वो मोस्टली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले हैं।
तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पे? जैसे अगर कोई बच्चा जॉइंट फैमिली से है या कोई बच्चा न्यूक्लियर फैमिली से है, तो उसके संस्कारों पे या उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज का? एकल परिवार में बच्चे क्या अकेले हो जाते हैं, और आजकल माहौल भी ऐसा नहीं मिलता है कि बच्चे बाहर खेल सके, खेलने जा सके, जी जी। कि कहीं मोबाइल देख रहे हैं। और एकाकीपन भी हो जाता है कई बार बच्चों में भी। हम्म। और संयुक्त परिवार में क्या है कि सभी लोग साथ में रहते हैं, और दादा दादी जो है उनके कारण भी बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। माँ बाप गए हैं अपने सर्विस पे गए हैं, हम्म। बच्चे हैं घर में, दादी दादा भी हैं, तो वो ध्यान रखते हैं बच्चों का। बिल्कुल। बच्चों को उनसे संस्कार भी सीखने मिलते हैं। हमें सवेरे उठना है, हमको पूजा पाठ करना है, हाँ। हमको समय पढ़ना है, दादी के साथ बैठ जाएंगे, दादू के साथ बैठ जाएंगे। जी तो जी। संस्कार ऐसे ही आते हैं संयुक्त परिवार में। और चिंता भी नहीं रहती कि हमें बाहर जाना है तो घर में ताला हाँ। लगाना है, घर की कोई चिंता नहीं। दादा है, बड़ों बाहर का भी कोई व्यक्ति है तो उसको आपके घर में आने में लगेगा कि अरे उनके यहाँ वो है, दादा दादी है। जी। और एकल परिवार में मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता है। हम्म। घर में कोई आएगा, पता पड़ा ताला लगा मिला है तो समय से ही आना पड़ेगा। सही बात है। हाँ। शाम के समय भी दोनों पति पत्नी आए हैं, थके हारे आए हैं, उतना वो सम्मान, उतना आदर भी ना कर पाएंगे जो संयुक्त परिवार में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। संयुक्त परिवार में बड़े उनका मान सम्मान होगा, आदर सत्कार होगा, बिना कुछ खाए जाने नहीं देंगे। ये जी। सब हाँ चीजों का बहुत असर हाँ। पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, आपके सारे थॉट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? शुरू से मैं जुड़ी हूँ, पहली किताब पब्लिश हुई मेरी, जी। उसके बाद और उसके बाद भी और बुक मेरी प्रकाशित हुई है। अब आगे भी जो बुक है वो प्रकाशित होगी। और अमेजिंग। बहुत अच्छा हो रहा मेरा कि ये इस प्रकाशन से बोलना चाहिए जी। कि हर संभव मुझको सहायता मिली, हर तरह से उन्होंने मेरी मदद करी। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ चीज के लिए मुझे मना कर दिया, या कुछ त्रुटि हुई हो तो ना सुधारी हो। एक बार दो बार पीडीएफ भेजा, तीसरी बार पीडीएफ भेजा चेक करने के लिए। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। नेचर वाइज उनका एक जैसे परिवार के व्यक्ति होते हैं हाँ जी। उस तरह से बिटिया सी है मेरी वो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैम, आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी सर्विसेज को? ऐसा कुछ तो नहीं है, बहुत ही अच्छी सर्विस है, बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। और मैं तो बोलना चाहिए कृतज्ञता मुझे इतने अच्छे प्रकाशक मिले कि मेरी हर संभव सहायता को तैयार रहते हैं। और आगे के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी हो पब्लिकेशन की, थैंक यू सो किताब मच पब्लिश मैम। के बहुत बड़े। थैंक यू सो मच मैम, आपकी अगली किताबों का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, हमारी ऑडियंस को, सभी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच इतने प्यारे इंटरव्यू के लिए। हमारी सारी ऑडियंस ने इस इंटरव्यू को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत
धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करा, और इस तरह इस तरह भी मैं समाज से और जुड़ पाऊंगी, लोगों को सभी को संदेश दे पाऊंगी कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच मैम।